नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम वाले चैप्टर में न्यूटन्स के मोशन का जो है फर्स्ट लॉ हम लोग जो है उसको डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से शुरुआत करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग फोर्स देखे थे, टाइप्स ऑफ फोर्स देखे थे और न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं, लॉज ऑफ मोशन। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर आप लास्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर को, जो इसका प्रीवियस लेक्चर है, उसको देखें, तभी इस लेक्चर को देखें, तभी जो है ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ये लॉ दिया गया था, इसीलिए इसको हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो हम लोगों को क्या बताता है? तो सबसे पहले सेकेंड लॉ क्या बताता है कि किसी भी बॉडी में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी बॉडी में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर इस बोर्ड पे हम फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं, तो ये जो फोर्स लगेगा वो किस पर प्रोपोर्शनल होगा? तो जो बॉडी इस पर फोर्स लगाने जा रहा है उसका एक्सेलरेशन और मास का जो है वो प्रोडक्ट के बराबर उसमें फोर्स लगने वाला होगा, है कि नहीं। मतलब हम लोग उसको क्या कह सकते हैं कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी is directly proportional to the product of mass and acceleration ऑफ दैट बॉडी। उस बॉडी का जो है मास और एक्सेलरेशन का जो है प्रोडक्ट होगा उसके बराबर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग इसके जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जगह इक्वल टू भी हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। इक्वल टू भी हम लोग बोल सकते हैं, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। हम लोग मैथमेटिकली उसको लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। और हम लोग जानते हैं कि मास कैसा क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। लास्ट लेक्चर में हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कशन किए थे और हम लोग बोले थे कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, तो हमारा फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ए जो है वो क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और मास हमारा कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। तो F इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? फोर्स है। ए क्या है? ए जो है एक्सेलरेशन है। और m क्या है? m जो है वो मास है, किसी भी बॉडी का मास है। अगर हम इसमें वेक्टर का नोटेशन के बात करें तो फोर्स पे हम अगर इस तरह का एक एरो का निशान लगा देते हैं तो वो वेक्टर को डिनोट करता है। एक्सेलरेशन पर अगर इस तरह से हम एक एरो का निशान लगा देते हैं तो ये जो है वेक्टर को डिनोट करता है कि नहीं। तो हम लोग इसको जो है अगर वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, है कि नहीं। हम लोग स्केलर और वेक्टर वाला टॉपिक में भी इस चीज को पढ़ चुके हैं, लेकिन सिंपली हम लोग याद रख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। मीन्स फोर्स जो है किसी भी बॉडी के द्वारा जो लगाया जाता है वो मास और एक्सेलरेशन का जो है वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है।
दूसरी भाषा में अगर हम लोग कहें तो ये फोर्स जो है, ये जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर भी होता है ना। ये जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर भी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब क्या है कि टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम मोमेंटम को डिफरेंशिएट करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम मोमेंटम को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है कि नहीं। अभी थोड़े देर बाद हम लोग मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर जो है हम लोग इस चीज को और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से भी इस एक्सप्रेशन को हम लोग निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं तो देखिए, अगर हम लोग P का जो है एक्सप्रेशन देखना चाहें तो P का जो एक्सप्रेशन होता है, P बोले तो मोमेंटम, P बोले तो मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो है मोमेंटम का एक्सप्रेशन है। अगर हम मास को जो है, किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है कि नहीं। हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं, वहां पर इस चीज को डिस्कस करेंगे कि क्या कि मास किसी भी बॉडी का जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं। मास जो है वो कांस्टेंट होता है। क्यों होता है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। कमेंट करके जो है इसका जवाब आप लोग अगर बता सकते हैं तो बताइए। अदरवाइज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इस चीज को एक्सप्लेनेशन के साथ जो है पढ़ेंगे कि क्यों किसी बॉडी का जो है मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है कि नहीं। तो जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये थोड़ा 11th का टॉपिक है डिफरेंशिएशन, लेकिन हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन है इसीलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर करके देख सकते हैं। अगर P का वैल्यू जो है m डॉट v अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें, है ना, F इज इक्वल्स टू m और v यहाँ पे है ना, और ये d रहेगा और बाई dt, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, मास जो है किसी भी बॉडी का कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा, है ना, और यहां पर हो जाएगा dv अपॉन dt, है कि नहीं। तो और ये dv अपॉन dt जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम लोग इसके पिछले वाले चैप्टर में जो है मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, एक्सेलरेशन, है कि नहीं। तो हम लोग इस पूरे को जो है, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग का लास्टली जो है मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो मिल जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है उसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय एनीबॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है कि नहीं। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, है कि नहीं। और ये दोनों चीज जो है अलग नहीं है, हम यहां पर इस चीज को साबित करके दिखा चुके हैं, है कि नहीं। दोनों जो है एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों बात जो है वो एक ही है, कहने का तरीका बस अलग अलग है कि नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, है ना, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं। और वही जो है फोर्स के बराबर यहां भी हो रहा है और यहां पर भी फोर्स के बराबर m इंटू ए मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं। तो इस दो तरीके से जो है हम लोग न्यूटन्स के सेकंड लॉ को जो है वो बता सकते हैं। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है उसको हम लोग बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो किसके बराबर होगा, तो उसके मास और एक्सेलरेशन के बराबर होगा। मास जिस बॉडी का मीन्स मास तो कांस्टेंट होता है, मास किसी भी बॉडी का जो है, किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का जो मास है वो कांस्टेंट होता है। अब उसका एक्सेलरेशन वेरी कर सकता है, वेरी करने का मतलब क्या है कि वो बदल सकता है कि नहीं। कोई स्पीड चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है कि नहीं। तो हम लोग डे टू डे लाइफ में भी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर मेरे पास एक बॉल आ रहा है कि नहीं, बॉल, और उसका जो स्पीड है, जो उसका वेलोसिटी है वो बहुत तेज है, कहने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन उसका बहुत ज्यादा है कि नहीं। तो अगर उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है
तो हमको ज़्यादा चोट लगेगा उससे, अगर हम टकराते हैं उस बॉल से तो, या बॉल उस मेरे से अगर टकराता है तो हमको ज़्यादा चोट लगेगा। लेकिन वही बॉल अगर जरा धीरे आ रहा है तो हमको चोट क्या लगेगा, वो कम लगेगा, है कि नहीं। लेकिन जो बॉल का मास है वो तो कांस्टेंट है, सिर्फ उसका जो वेलोसिटी है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज एक्सेलरेशन, उसको हम लोग बदल कर हम उसका फोर्स पे जो है वो वेरी कर सकते हैं। हम लोग अलग अलग फोर्स जो है लगा सकते हैं। कभी कभी हम लोग दीवार पर कांटी जो है कील को ठोकते हैं, है ना, कील ठोकते हैं दीवार पे, है कि नहीं। तो जो बड़ा हथौड़ा होता है, जैसे कि मास, उस हथौड़े का मास तो वही रहेगा, है कि नहीं, जो हथौड़ा से हम पीट रहे हैं। अब हम लोग जो है उसको जोर से पीटेंगे तो वो जल्दी जल्दी अंदर जाएगा, और अगर हम लोग धीरे धीरे पीट रहे हैं तो वो धीरे धीरे अंदर जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मास तो हमारा कांस्टेंट है, अगर हम जोर से पीट रहे हैं इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन हम उसको क्या कर रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, तब उसका फोर्स जो है उस नेल पर, उस कांटी पर, उस कील पर ज्यादा लग रहा है, जिसके कारण वो ज्यादा तेजी से अंदर जा रहा है। अगर हम वहां पर धीरे धीरे हथौड़ी को जो है लगाएंगे, चलाएंगे, तो क्या होगा, फोर्स वहां पर कम लगेगा और कील जो है वो धीरे धीरे अंदर जाएगा, है कि नहीं। तो ये था न्यूटन्स का जो है सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स का सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ का, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, वो क्या बताता है कि किसी भी अगर हम काम को करते हैं तो उसका जो है हम लोग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो है हमको मिलता है। जैसा कि हम लोग डे टू डे लाइफ में, हम लोग अपना डे टू डे लाइफ जो है उसमें हम लोग अक्सर एक बात कहते हैं, क्या, कि जैसी करनी वैसी भरनी, है कि नहीं, बोलते हैं ना ऐसा, जैसी करनी वैसी भरनी। कहने का मतलब क्या है कि जैसा हम लोग करेंगे वैसा हम लोगों को वापस मिलेगा, है कि नहीं। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब भी है, एज यू सो सो यू रिप, जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप पाएंगे, जैसा फसल को आप बोएंगे उसी तरह का फसल को आप काटेंगे, है कि नहीं। तो कुछ न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है कुछ उसी तरह बोलता है, क्या बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है कि नहीं। टू एवरी एक्शन, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे क्या, कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन का जो है, अगर हम मान लेते हैं कि इधर से F न्यूटन का फोर्स हम लगाएं, F न्यूटन का फोर्स, या फिर जो है X न्यूटन फोर्स हम इधर से लगाएं किसी दीवार पे, तो ये दीवार भी हम पर X न्यूटन का फोर्स क्या लगाएगा, है कि नहीं। अब ये X न्यूटन का फोर्स इधर से भी लग रहा है, X न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इधर से X लग रहा है तो इधर से -X लग रहा होगा, है कि नहीं। मतलब इक्वल भी है और ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि वो ऑपोजिट है ना। मतलब एक का डायरेक्शन इधर है तो जस्ट उसका उल्टा है दूसरे का डायरेक्शन। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि F विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ F। इस तरह से मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। या फिर हम लोग अगर इस तरह से कंसीडर करें, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी है कोई, है ना, A, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, यहाँ पे बड़ा बनाते हैं तो पता चलेगा, अच्छा है कि नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है यहाँ पर और यहाँ पर कोई एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी जो है वो A है और ये बॉडी जो है वो B है। तो ये फोर्स इस पर लगाएगा जो, वो क्या होगा, F AB, मीन्स F जो A है वो B पर फोर्स लगा रहा है कि नहीं। उसी तरह अगर हम लोग इधर से बात करें फोर्स का, है ना, तो FBA बोल सकते हैं, है कि नहीं। मतलब B जो है वो फोर्स लगा रहा है किस पर, A पर, है कि नहीं। तो दोनों का जो नेचर होगा FAB विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ FBA।
हम लोग बोल सकते हैं ऐसा मैथमेटिकली, इक्वल और ऑपोजिट होगा, है ना, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये दूरी जो है, ये दूरी जो है, अगर दोनों एक साथ लगा रहा हो फोर्स, और ये जो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, ये जो फोर्स लगने का जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, ये साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली कहने का मतलब क्या है कि एक ही साथ होगा। ऐसा नहीं कि एक फोर्स ये लगा रहा है, उसके कुछ सेकंड के बाद ये फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं। ये फोर्स लगाया वैसा ही ये भी फोर्स लगा रहा है, तुरंत एक साथ होगा दोनों, है ना। दोनों के मींस फोर्स लगाने में जो है 1 माइक्रो सेकंड का भी अंतर नहीं होगा। साइमल्टेनियसली कहने का मतलब क्या कि दोनों जो है फोर्स लगाने का क्रिया इधर से भी दोनों जो टाइम एक समय पर होगा। और अगर एक समय पर नहीं होगा तो क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा तब तक इसको धक्का मार देगा, ये है कि नहीं, धक्का लग सकता है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है फोर्स जो है वो एक ही साथ लगता है। कहीं कहीं हम लोग जो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ का जो है इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग नाव में अक्सर चढ़ते हैं, नाव में क्या करते हैं, अक्सर हम लोग चढ़ते हैं, है कि नहीं। तो नाव में चढ़ने के दरमियान जो है हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग जो है पतवार इस तरह नाव को खेता है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से फोर्स को इधर लगा रहे हैं, तो हमको एक रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, जिसके कारण नाव जो है वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं। हम लोग जो पतवार होता है, जो उसका नाव खेने वाला जो वो बेलचा बोलते हैं या जो भी है, उस चम्मच से जो है पानी को इस तरह से काटा जाता है, इस तरह से काटा जाता है। तो ये काटता है पानी को, क्या है, पीछे की ओर धकेल रहा है। तो जैसे ही पीछे की ओर धकेल रहा है, हमको रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। उसी तरह अगर हम लोग रॉकेट का बात करें, रॉकेट का जो लॉन्चिंग होता है, उसमें जो फ्यूल जलता है, उसका जो प्रेशर है, उसका जो फोर्स है, वो नीचे की ओर लगता है, रॉकेट ऊपर की ओर भागता है। तो वहां पर भी न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वहां पर वो काम करता है, दैट इज एक्शन रिएक्शन लॉ, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग क्या बोले इसको, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, हम लोगों को क्या बताया कि फोर्स का जो है वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन दिया हम लोगों को, है कि नहीं। फोर्स का क्वालिटेटिव मींस फोर्स का क्या क्वालिटी है। क्वालिटी कहने का मतलब क्या है कि उसमें किस तरह का गुण है। फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ हम लोगों को क्या बताया, फर्स्ट लॉ हम लोगों को क्या बताया, क्वालिटेटिव, क्वालिटी, है ना, ये बताया क्वालिटी, है ना। सेकेंड लॉ हम लोगों को क्या बताया, सेकेंड लॉ हम लोगों को क्या बताया, सेकेंड लॉ हम लोगों को क्या बताया, क्वांटिटी बताया, कितना, है कि नहीं। क्वालिटी कहने का मतलब क्या है कि गुण, और क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है, मात्रा, है ना। तो क्वालिटी कहने का मतलब क्या है, क्वालिटी वाला मींस क्वालिटेटिव डेफिनेशन है फोर्स का जो है, मींस वो फर्स्ट लॉ है कि फोर्स का क्वालिटी क्या है, फोर्स क्या कर सकता है। तो फोर्स जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हम लोग पढ़े थे, वो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हम लोगों को दिखेगा, इसके कारण वो क्वालिटी है, वो गुण है फोर्स का, बल का वो गुण है। फोर्स जो है किसी भी चलते हुए बॉडी को रोक सकता है, किसी स्थिर बॉडी को जो है वो चला सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है कि नहीं, साइज शेप लेंथ वगैरह जो है चेंज कर सकता है। और कितना फोर्स लग रहा है उसके मात्रा के बारे में कौन बताया, सेकंड लॉ, दैट इज F = ma, है कि नहीं। ये कितना फोर्स लगेगा वो कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो सेकंड लॉ बता रहा है। और थर्ड लॉ हम लोग को क्या बता रहा है कि एक्शन रिएक्शन लॉ इसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं। एक्शन रिएक्शन लॉ कहने का मतलब है कि जिस एक्शन मींस कोई भी एक्शन को अगर हम कर रहे हैं तो उसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा, यही हम लोगों को थर्ड लॉ बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग न्यूटन्स का जो मोशन का 3 लॉ है, 3 लॉज, वो हम लोग कर लिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना। ये तीनों लॉ को हम लोग कर लिए। किन्हीं को कोई भी डाउट, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो है व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। 915555 ये नंबर है, 47045 ये नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप कॉल दोनों कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप, है ना, और जो है कॉलिंग, ये दोनों अवेलेबल है।
तो इस पर जो है आप कांटेक्ट करके अपना क्वेश्चंस वगैरह जो भी है वो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हम लोग हर संडे जो है इस कोर्स से रिलेटेड जो है 11 बजे, हर संडे 11 बजे सुबह के जो है एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी कंडक्ट करवाते हैं, जो कि गूगल मीट के थ्रू होता है। ठीक है, तो उसमें जो है आप उस ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सब चीज़ को भी जो है आगे जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इस चैप्टर में बढ़ते हैं और आगे जो कॉन्सेप्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम के बारे में थोड़ा मैंने बताया, अभी थोड़ा सा उसको और हम लोग करके कंजर्वेशन पर हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो अभी जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि नहीं? तो कोई भी बॉडी जब v वेलोसिटी से या कोई भी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो उसमें जितना फोर्स वो कैरी करता है कि नहीं? कहने का मतलब है कि वो किसी भी बॉडी पर जाकर स्ट्राइक करेगा, किसी भी बॉडी पर जाके वो टकराएगा, है कि नहीं? किसी भी कहीं पर भी जाके वो टकराएगा तो वो कितना फोर्स जो है वहां पर अप्लाई करने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि वो अपने अंदर कितना फोर्स लेकर चल रहा है, उस चीज का जो एक्सप्रेशन है, उस चीज को जो बताने वाला है, दैट इज लीनियर मोमेंटम। और इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, क्या कि लीनियर मोमेंटम of a body is equal to the product of its mass and velocity। लीनियर मोमेंटम को जो है हम लोग क्या बोलते हैं कि मास और वेलोसिटी का जो है वो प्रोडक्ट होता है। मैथमेटिकली जो है हम लोग लीनियर मोमेंटम को लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। यहाँ पर P क्या है? लीनियर मोमेंटम है, V क्या है? वेलोसिटी है, और m क्या है? वो मास है ना? वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम भी जो है जब मास एक स्केलर क्वांटिटी के साथ वेक्टर क्वांटिटी जो है जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो कैसा मिलेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी का मिलेगा, है कि नहीं? और अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम का जो है क्या मीन्स यहाँ से अगर यूनिट जो है ड्रॉ करना चाहें तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा? मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, है कि नहीं? दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना? केजी मीटर पर सेकेंड, है ना? केजी मीटर पर सेकंड जो है किसी भी मीन्स लीनियर मोमेंटम का जो है एसआई यूनिट हम लोग कहाँ से निकाले? इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जो है हम लोग निकाले। मास का एसआई यूनिट केजी होता है और वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। दोनों को कंबाइन कर दिए हम तो केजी मीटर पर सेकंड आ गया क्या? उसका एसआई यूनिट, है कि नहीं? तो हम लोग एसआई यूनिट के बारे में अगर कहें तो लीनियर मोमेंटम का एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड है। और ये कैसा क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन? लीनियर मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम में जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि जो है लीनियर मोमेंटम किस टाइप का क्वांटिटी है, तो हम लोग वहाँ पर बताएंगे वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम? केजी मीटर पर सेकंड, है ना? तो ये सब क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बहुत बेसिक और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में जो है आते हैं, तो ये सब जो है बहुत ही बेसिक और जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है भी इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि मोमेंटम किसी भी बॉडी का क्या होता है कि वो कितना फोर्स को अपने अंदर कैरी कर रहा है, मतलब कितना फोर्स लेकर वो जो है आगे की ओर बढ़ रहा है, भी वेलोसिटी से जो है बढ़ रहा है कि नहीं? तो जो है वो क्या होगा? वो
मोमेंटम हमको उसका इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं। अभी जो है अगर हम लोग मोमेंटम का बात करें तो मोमेंटम कहने का मतलब कि जितना हाई मोमेंटम से कोई बॉडी जो है आएगा, जितना हाई मोमेंटम होगा किसी भी बॉडी का, उतना ही ज़्यादा फोर्स जो है वो लगाने वाला होगा किसी भी बॉडी पर जहाँ पर वो टकराएगा या जिससे भी वो टकराएगा, है कि नहीं। और जब उसका मोमेंटम कम होगा तो जो है जहाँ कहीं भी वो टकराएगा तो वहाँ पर जो फोर्स वो लगाने वाला होगा वो बहुत कम होगा। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझने को कोशिश करें, ट्रेन का जो है मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मास बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो थोड़े ही गति में मीन्स वेलोसिटी उसका बहुत मिनिमम भी है, कम भी है, और अगर उससे कोई टकरा जाता है, कहने का मतलब क्या कि वो खत्म, है ना। तो वैसा क्यों हो रहा है, वहां पर कम वेलोसिटी में भी अगर 10 का स्पीड में भी या 20 का भी स्पीड में ट्रेन है और उससे कोई भी जानवर या भी कोई भी व्यक्ति अगर टकरा जाता है तो उसका मौत निश्चित हो जाता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उस ट्रेन का जो मोमेंटम है वो हाई है, और मोमेंटम हाई होने के कारण हम लोग क्या कहेंगे कि वो बॉडी जो है, वो ट्रेन जो है, जिस बॉडी से टकरा रहा है, जिस भी बॉडी से, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव वस्तु हो या फिर कोई आदमी हो, है ना, तो उससे जो भी टकरा रहा है उसमें एक हाई अमाउंट ऑफ फोर्स मीन्स ज़्यादा फोर्स उसमें लग रहा है, जिसके कारण उसका जो है डेथ हो जाता है या फिर वो जो है मीन्स मरना निश्चित हो जाता है। ऐसा हम लोग मौत जो है उसका जो है निश्चित हो जाता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, है कि नहीं। ट्रेन में टकराने के बाद लोगों का जो बचना है वो बहुत मुश्किल ही होता है, ऐसा हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है लीनियर मोमेंटम का। अब आगे जो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए उसको भी समझते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम को जो है हम लोग हिंदी में वेग कहते हैं, है ना, वेग कहते हैं, ठीक है। मोमेंटम को हम लोग हिंदी में वेग कहते हैं, और हम लोग हिंदी में अगर इसको बोले तो समवेग, सॉरी, वेलोसिटी को हम लोग वेग कहते हैं, मोमेंटम को हम लोग संवेग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग संवेग का संरक्षण का नियम जो है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम में अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, किसी भी सिस्टम में अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है कि नहीं, तो हम लोग जो है वहां पर क्या बोलेंगे कि लीनियर मोमेंटम जो है वो बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन वो जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, है कि नहीं। तो उसको हम लोग एक फोटो के सहारे जो है समझने का कोशिश करते हैं, है कि नहीं। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये भी कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग बोल रहे हैं कि जो है ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है ना। अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो u1 वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है और ये ऑब्जेक्ट जो है u2 वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है। इस ऑब्जेक्ट ए का जो है मास m1 है और इस ऑब्जेक्ट बी का जो मास है वो m2 है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये जो टकराने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन, है ना, कॉलिजन हो रहा है, ठीक है, कॉलिजन हो रहा है, ठीक है। दोनों आपस में टकरा रहा है। टकराने के बाद इस ऑब्जेक्ट ए का जो है वेलोसिटी जो है वो v1 हो जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट बी का जो वेलोसिटी है वो v2 हो जा रहा है। मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा m1 m2, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट बी है। जो है वो ऑब्जेक्ट ए जो है वो u1 वेलोसिटी से चल रहा है जिसका मास m1 है, और ऑब्जेक्ट बी जो है वो u2 वेलोसिटी से चल रहा है जिसका मास m2 है
है कि नहीं। मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कंसीडर कर लिए हैं, टकराने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो जा रहा है। मतलब ये प्रारंभिक वेग जो है वो u1 u2 है और ये जो है मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है कि नहीं। तो इसको हम लोग जो है v1 और v2 बोल रहे हैं, है कि नहीं। मतलब जो है ये टकराने के बाद का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग v1 और v2 बोल रहे हैं। मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट क्वांटिटी है, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं इस बात को, ठीक है। तो टकराने के बाद जो है इसका वेलोसिटी a जो है जिसका मास m1 है उसका v1 हो जा रहा है और जिसका मास m2 है b ऑब्जेक्ट का उसका वेलोसिटी जो है वो v2 हो जा रहा है। अगर हम लोग बात करें किसका, मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का अगर बात करें तो इस बॉडी ए का जो है लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज m1 u1, है ना। और इसका क्या हो जाएगा m2 u2, है ना। और यहां पर इसका वेलोसिटी मींस जो है वेलोसिटी v1 है और मास m1 है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 v2। हो जाएगा कि नहीं, है। मोमेंटम का एक्सप्रेशन हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखे, है ना। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इसका m1 है, वेलोसिटी v1 है, तो m1 v1 इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास m2 है और वेलोसिटी v2 है, तो m2 v2 इसका मोमेंटम हो गया, है ना। तो टकराने के बाद a ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, b ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, टकराने से पहले a ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, बी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। तो लीनियर कंजर्वेशन मींस लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है कि इस कॉलिजन से पहले का जो मोमेंटम है और इस कॉलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो दोनों आपस में बराबर होगा, है कि नहीं, दोनों आपस में बराबर होगा। किस परिस्थिति में, जब इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इसमें नहीं लग रहा हो, इस सिस्टम में कहीं से भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तभी ये जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। और हम लोग उसको किस तरह से लिख पाएंगे मैथमेटिकली, उसको हम लिख पाएंगे m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे, है ना। एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग का जो संरक्षण का नियम है वो यही है कि नहीं। अब यहां पर एक बात आता है क्या कि क्या ये दोनों अलग अलग हो सकता है। कहने का क्या मतलब है कि क्या यहां पर जो है मान लेते हैं कि इस बॉडी का जो है यहां पर जो मोमेंटम है वो ज्यादा है, तो क्या ये टकराने के बाद इसका मोमेंटम कम हो सकता है। क्या इस बॉडी का यहां पर मोमेंटम कम है तो इसका टकराने के बाद इस बॉडी बी का मोमेंटम ज्यादा हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम है और इस टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम है, दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, है कि नहीं। मतलब इन दोनों का जो सम है और इन दोनों का जो सम है वो हमेशा बराबर होगा। ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, ये बड़ा ये छोटा, ऐसा हो सकता है कि नहीं। कहने का क्या मतलब है मेरा कि अगर हम इसका वैल्यू यहां पर 1 ले रहे हैं, इसका वैल्यू यहां पर 5 ले रहे हैं, तो 5 और प्लस 1 मीन्स 5 और प्लस 1 6 हो सकता है। यहां पर इस तरह से भी हो सकता है, इसका वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 1 हो जाए, तो ये दोनों को भी जोड़ के हम लोग क्या लिखेंगे 6। यही मेरा कहने का मतलब है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है कि टकराने के बाद हो सकता है जो इस बॉडी का मोमेंटम पहले कम था वो ज्यादा हो जाए, और जिस बॉडी का मोमेंटम कम था उसका ज्यादा हो जाए, और जिसका ज्यादा था उसका कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा, कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या है कि इस कॉलिजन के दरमियान उससे पहले और उसके बाद का जो मोमेंटम होगा वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो कहीं जाएगा नहीं, कहीं बर्बाद नहीं होगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर उसमें नहीं लग रहा है तो ना वो मोमेंटम बढ़ेगा और ना ही घटेगा। कहने का मतलब क्या है कि लीनियर मींस कॉलिजन से पहले का जो सम ऑफ मोमेंटम है दोनों बॉडी का, और कॉलिजन के बाद दोनों का सम जो होगा मोमेंटम का, वो दोनों का क्या होगा, वो बराबर होगा,
है ना। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही जो है कॉन्सेप्ट है किसका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, है कि नहीं। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले, यहां पर अगर हम ए को बोल दे कि ये जो हमारा है ये कोई एक बड़ा हाईवा वाला गाड़ी है, बड़ा हाईवा जो 10 चक्का वाला होता है, और ये मान लेते हैं कि एक छोटा सा मारुति वैन है, बोल सकते हैं, है ना। ये छोटा सा मारुति वैन है और ये बड़ा जो है 10 चक्का वाला ट्रक है कि नहीं। दोनों टकराया आपस में, है ना। तो स्वाभाविक सा बात है कि जब टकराने के बाद जो है, जो बड़ा हाईवा है, जो 10 चक्का ट्रक है, वो ज्यादा मोमेंटम होगा उसमें, तो दूसरे में जो है मींस छोटे वाला जो मारुति वैन है उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, है ना। तो उसमें हो सकता है मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर हो जाए, तो वो बहुत दूर भाग जाए, है कि नहीं। और जो ट्रक है वो वहीं पर थोड़ा दूर ही खिंच सके, है कि नहीं। तो दोनों का जो मोमेंटम होगा अगर हम लोग जोड़ेंगे, पहले जो कार और ट्रक का मोमेंटम पहले होगा कॉलिजन से पहले का, वही जो है उसके बाद होगा, टकराने के बाद होगा। दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो, है ना। शर्त क्या है कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है हम लोगों को नहीं लगाना है ना। तो इसी तरह से जो है लीनियर कंजर्वेशन मींस लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का जो लॉ है हम लोगों को ये बताता है, और कहीं कहीं जो है हम लोगों को ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दरमियान ये जो है काम पर आता है। इसीलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अभी डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इम्पल्स का, इम्पल्स क्या होता है उस चीज को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं इम्पल्स की ओर। हम लोग अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इम्पल्स का। इम्पल्स क्या होता है, जब इफ अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, किसी भी बॉडी पर, अगर मान लेते हैं यहां पर एक बॉडी है, यहां पर कोई एक बॉडी है और इस पे जो है डेल्टा टी टाइम के लिए कोई फोर्स एफ लग रहा है ना। डेल्टा टी टाइम के लिए कोई फोर्स एफ लग रहा है कि नहीं। तो इसी को जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन का जो फोर्स इसमें लग रहा है, ये किसी भी इम्पल्स ये क्रिएट करता है, इम्पल्स, है ना, इम्पल्स क्रिएट करता है। तो इम्पल्स कहने का मतलब क्या है कि फोर्स इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कहने का मतलब क्या है कि ये टाइम जो है वो वेरी शॉर्ट होता है। डेल्टा टी टेल्स टू जीरो हम लोग कह सकते हैं, है ना। मतलब जीरो नहीं, जीरो के लगभग मींस जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग कभी कभी कोई चीज, जैसे कि जो है कभी कभी हम लोग इस तरह से स्ट्राइक करते हैं, है ना, इस तरह से, है ना। कभी कभी हम लोग कोई चीज को स्ट्राइक करते हैं इस तरह से, थोड़ा सा एकदम, है ना। तो वहां पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स। मीन्स द फोर्स विच इज अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, दैट इज नोन एज इम्पल्स। हम लोग डेफिनेशन उसका अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द फोर्स विच इज अप्लाइड, द फोर्स which is applied for a very short time, then the product of delta t मतलब short time and force is known as impulse, है ना। मतलब क्या कि डेल्टा टी मींस बहुत छोटे समय के लिए जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स हम लगा रहे हैं तो वहां पर एक इंपल्स क्रिएट होता है, एक इंपल्स जनरेट होता है, जो कि हम लोग जो है उसको किस नाम से जानेंगे, इंपल्स के नाम से जानेंगे। डेल्टा टी जो है वो टेल्स टू जीरो, मतलब जीरो नहीं, वो जीरो के बराबर होता है लेकिन जीरो के मींस जीरो नहीं होता है ना। टेल्स टू जीरो का कहने का मतलब क्या है
कि जीरो के बराबर नहीं होता, मतलब जीरो नहीं होता, जीरो के बराबर, जीरो के नजदीक होता है कि नहीं। जैसे कि अगर हम लोग किसी नंबर को इस तरह से लिख दे 0.002 इस तरह से लिख दे अगर, है ना, इस तरह से, तो ये इसको हम लोग क्या टेल्स टू जीरो कह सकते हैं ना। तो इसी तरह से जो मिस टाइम होता है उसको हम लोग कहते हैं वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी को जब हम लोग थोड़े देर के लिए, थोड़ा समय के लिए किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाने का काम करते हैं तो वो एक इम्पल्स को क्रिएट करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, फिर जो है आज के लेक्चर को हम लोग इतना ही दूर तक रखते हैं और ये चैप्टर जो है अब फिनिश हो गया है। तो इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, वो हम लोग अगले लेक्चर्स में इसको करेंगे, है ना। जो भी बच्चे हैं वो किन्हीं को कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई भी तरह का अगर बात जो पूछना चाह रहे हो, डाउट है, तो आप संडे जो है डाउट क्लियरिंग सेशन पे भी मिल सकते हैं, या फिर जो है व्हाट्सएप पर आप जो है अपना कमेंट या फिर कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं अपना जो भी बात है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।